आदाब नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं सदाबहार लेजेंड्स रिजवान के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान ख़ान। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अजीम शख्सियत जिनको किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने तकरीबन 70 बरस से हिंदी सिनेमा में ऐसे ऐसे किरदार अदा किए, हिंदी फिल्मों में ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए, और चाहे वो टीवी की बात हो या बड़े पर्दे की बात हो, उन्होंने अपने किरदार से, अपनी अदाकारी से सबको मुतासिर कर रखा है। और वो अजीम शख्सियत, बहुत उम्दा फ़नकार, एक बेहतरीन अदाकार हिंदी सिनेमा के मौजूद हैं हमारे साथ, परीक्षित साहनी साहब। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये मौका हमें दिया, और आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल भी करते हैं अपने इस शो पर। बहुत बहुत शुक्रिया। परीक्षित साहनी साहब एक नुमाया नाम है, एक जाना पहचाना चेहरा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का। और जैसा कि अर्ज़ किया सर ने अभी कि तकरीबन 50 सालों से, लेकिन हमने क्योंकि बचपन से ही परीक्षित साहनी साहब फिल्मों में काम करने लगे थे, तो तकरीबन 70 बरस होने को हैं और एक तवील सफ़र किया है हिंदी सिनेमा में परीक्षित साहनी साहब ने। सबसे पहले तो हमारे जो नाजरीन हैं सर, यही जानना चाहते हैं कि इतना लंबा वक्त आपने तय किया है फिल्म इंडस्ट्री में, और बचपन से आपने फ़िल्मों में काम करना शुरू किया था। अब शुरुआत की अगर हम बात करें तो क्या ये मजबूरी रही थी फ़िल्मों में आना, क्या ये पैशन था, शौक़ था, या बस एक महज़ इत्तेफाक था? वैसे बचपन में तो जो फिल्में की वो मजबूरन करनी पड़ी, जी। क्योंकि वालिद साहब और हम लोग सब मुहाजिर हैं, रावलपिंडी से यहाँ आ गए, वहाँ के रहने वाले हैं। तो बड़ा बुरी हालत में आए थे हम लोग, फाका कशी का आलम था। तो वालिद साहब के पास उस ज़माने में इतना काम नहीं था। मुझे इन्होंने दिलीप साहब के की एक फ़िल्म थी, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें मेरे जूनियर का रोल करो, तो दीदार। डैडी नहीं, वो पहले थी, हलचल थी। अच्छा, हलचल फिल्म। तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा कर दे, उसमें थोड़ा 1500 रुपये मिल जाएंगे, बहुत है। मगर वहाँ से थोड़ा सा चस्का लग गया, क्योंकि बचपन में वो काम किया। उसके बाद एक फिल्म दीदार थी, वो भी करनी पड़ी जी। और पिताजी तो कहा करते थे, बेटे अब तो तू घर तेरी कमाई से चल रहा है। मगर वो क्या था कि उस ज़माने में जो काम किया वो मुझे पसंद आया, ये जो दुनिया थी फिल्मों की। जी। और फिर बचपन से ही पिताजी को देखता आए थे, स्टेज पे काम करते थे, थिएटर में वगैरह काम करते थे। तो ये किसी हद तक ख़ानदानी था हमारा ये मामला, सिलसिला। तो को मैंने ऐसे कुछ महसूस नहीं किया कि मैं बड़ा कुछ अजब गैर किस्म का काम कर रहा हूँ जिसमें मेरा दिल नहीं लग रहा है, जिसको करना बड़ा मुश्किल महसूस कर रहा हूँ। वो शुरू से ही कुछ ऐसे रियाज हो गया, समझ लीजिए। जी। तो करते हैं। यहाँ से आपका सफ़र शुरू हो गया था फिल्मी दुनिया का एक तरह से? हाँ, बचपन में। जी। मैं तकरीबन कितने साल का था, पहली फिल्म जो की थी वो धरती के लाल थी, उसमें एक सीन था मेरा छोटा सा। तब मैं मेरे ख्याल में 8, 9 या 10 साल का था। जी। उसके बाद फिर एक हलचल आई, उसके बाद दीदार आई। दीदार बड़ी हिट हो गई। बिल्कुल। तो लोगों ने और भी कास्टिंग शुरू कर दी कि इसको चाइल्ड आर्टिस्ट इस्तेमाल करो। मगर वालिद साहब ने समझा कि बेहतर ये होगा कि अगर मैं पहले अपनी तालीम पूरी कर लूँ। जी। तो उन्होंने स्कूलों वगैरह में भेज दिया। उन्होंने कहा बेटे अब तुम रुक जाओ, तुमने अपना काम कर लिया, अब मुझे काम करें। तो बाय दैट टाइम ही हैड बिकम अ बिग स्टार। बाय द 50s इनकी फिल्म आ चुकी थी, हम लोग, फिर 2 बीघा ज़मीन, जी, फिर काबुली वाला। सो ऐसा सफ़र शुरू हुआ। जी। तो बचपन से आपने फिल्मों में काम करना जब शुरू किया, आपने बताया कि एक मजबूरी थी, क्योंकि हिजरत से पहले, अगर या कहीं या बंटवारे से पहले, आप लोग जब रावलपिंडी में थे, एक अजीम ख़ानदान है आप लोगों का ताल्लुक़ जिससे है, और यहाँ आने के बाद बहुत गुर्बत वाला दौर भी आपने देखा, आपके वालिद साहब ने देखा। बिल्कुल, बहुत बुरी हालत। तो कुछ उस यादों को आप बयां करना चाहेंगे कि क्या वालिद साहब कितनी मेहनत जद्दोजहद करते थे कि परिवार पालना है, काम मिलने की कोशिश में लगे रहते थे हमेशा? रिजवान साहब, बात यह है कि हम बच्चे थे तब, 9-10 साल के थे। तो अभी मुझे इतना तो मालूम है कि उस ज़माने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी वालिद साहब को। जी। पिताजी चेतन जी के साथ बड़ी दोस्ती थी उनकी। तो किसी ज़माने में मुझे याद है कि जूहू भी बड़ा एक वीरान जैसी जगह थी बिल्कुल। वो लोग पैदल जाया करते थे स्टेशन तक। कभी कभी एक बार तो दादर तक पैदल गए, क्योंकि पैसे नहीं थे
टिकट के लिए, बस के लिए। तो बड़े बुरे दिन थे वो। और एक तो वालिद साहब ने अपनी किताब में लिखा है उनके सरगुज़िश्त में कि एक बार दिवाली हुई और उनके पास पैसे नहीं थे पटाखों के लिए, तो उनको बड़ा बुरा महसूस हुआ और उन्होंने अपने डॉक्टर से जाके 10 रुपये उधार मांगे। सो दिस वाज वेरी बैड डेज। ये अब मैं अपनी किताब में लिख रहा हूँ। ताज्जुब की बात यह है कि जो वहाँ से आए थे कुछ दिल्ली में सेटल हुए और वहाँ पे उनको कहा कहता था रेफ्यूजी, एक ऐसा अल्फाज था कि जैसे समझिए कि गाली थी, ये साला रेफ्यूजी जाके इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, ये वहाँ पे दुकानें खोल ली छोटी मोटी। मगर बड़ा दम था उन लोगों में, किसी ने ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारी देखो कैसी बुरी हालत है। या चंद सालों में सब फिर से अपने पैरों पे खड़े हो गए जी। इट्स अ वेरी ग्रेट क्रेडिट टू दोज पीपल हु केम फ्रॉम देयर। दिल्ली में उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली, फिर से ज़िंदगी शुरू की और अपने मकाम तक काफ़ी जल्दी पहुंच गए वो लोग। ज़्यादा देर उनको गुर्बत देखनी नहीं पड़ी। डैडी को बड़ी तकलीफ़ हुई, मगर फिर जल्दी वो उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली। और बिल्कुल मेहनत से हम लोग की फिल्म के बाद उन्होंने फिर मुड़ के देखा ही नहीं कभी। जी। अच्छा, वालिद साहब की तो हम बात करेंगे अभी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब आप तालीम ले करके वापस लौटे और हिंदुस्तान आ पाए, हिंदुस्तान के जब आपके वालिद साहब जो है वो एक मशहूर और बहुत बड़े अदाकार बन चुके थे हिंदी फिल्मों के, उसके बाद क्या अपने वालिद साहब को देखकर या आपके अंदर जज्बा पैदा हुआ या आपने सोच के आए थे कि मैं पढ़ाई ख़त्म करके मैं फिल्मों में अब लीड एक्टर के तौर पर ट्राई करूँगा? नहीं, मैंने अपनी तालीम हासिल की थी फिल्म डायरेक्शन में, स्क्रिप्ट राइटिंग में, लिटरेचर में। मैं फिल्म में काम दरअसल नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं लिखूं या स्क्रिप्ट लिखूं। ये पवित्र पापी का एक स्क्रिप्ट लिख रहा था मैं, उसकी डायरेक्ट करनी थी उसको। मगर एक फिल्म मिली मुझे जिसका नाम था अनोखी रात। वो ऐसे उन्होंने इत्तेफाकन कहा कि तुम इसमें काम करो। प्रोड्यूसर साहब ने, नया नया आया था मैं रूस से। मैंने कहा डैडी को मैंने कभी काम किया नहीं, मुझे हिंदुस्तानी ठीक से बोल नहीं सकता मैं तो रूसी बोलता हूँ या पंजाबी बोलता हूँ या फिर इंग्लिश थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं कर लो, इससे तुम्हें थोड़ा वाकिफ़ हो जाओगे यहाँ की इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि रूस का माहौल तो बिल्कुल मुख्तलिफ था। जी। मैंने इस फिल्म में काम तो किया मगर बड़ी मुश्किल से किया, क्योंकि बार बार रीटेक होते थे। एक वक्त ऐसा है कि प्रोड्यूसर साहब सोच रहे थे कि इसको निकाला जाए यार, ये तो एक लाइन ठीक नहीं बोल सकता। मगर वो संजीव कुमार साहब भी उस फिल्म में थे, उनकी भी तकरीबन पहली फिल्म थी। उसने बड़ी मदद की मेरी और पिक्चर बड़ी हिट हो गई। बस यहाँ तो फिल्म लाइन में भेड़ चाल है, जहाँ एक पे फिल्म हिट हुई तो जिस पिक्चर को डायरेक्ट करना था वो भाटिया जी ने कहा तुम इस पर डायरेक्शन मत करो, अब तुम इसमें मेन रोल करो। हमने दत्त साहब को साइन किया था, सुनील दत्त साहब को, तो उसमें रोल किया। वो भी पिक्चर बाई चांस बड़ी हिट हो गई, पवित्र पापी। तो बस उसके बाद सिलसिला ऐसा चला कि लोग भूल ही गए कि मैं फिल्म में कुछ और कर सकता हूँ। मगर जब तक हर बार जब कोशिश की फिल्म बनाने की, तो बस लोगों ने डिस्करेज ही कर दिया कि भाई ऐसा मत करो, तुम लगे हुए हो। और फिर 73 में पिताजी का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया। तो उसके बाद मेरे को बहुत तकलीफ़ हुई, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे करूं। मगर अब बाय द टाइम मेरी शादी भी हो चुकी थी, बच्चे भी हो चुके थे, तो ये सिलसिला चलता रहा और आज तक चल रहा है। जी। और ये चलता भी रहेगा, क्योंकि आज तक लोग आपके किरदार को पसंद करते हैं, चाहे आप छोटे पर्दे पे हों या बड़े पर्दे पे हों। लोग आपके हर जो मुख्तलिफ किरदार आपने अदा किए हैं उसको सराहते हैं। एक सवाल ये भी करना चाहता हूँ आपसे कि वालिद साहब आपके बहुत बड़े स्टार थे और लाजवाब एक्टर थे। बलराज साहनी साहब, कोई सानी नहीं है उनका एक्टिंग में। हालांकि कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेसेस नहीं होंगी जो उनके काम को सराहते नहीं होंगे। वालिद साहब आपको चाहते थे या नहीं चाहते थे, लेकिन फिल्मों में आप आ गए, आपने एक्टिंग करना शुरू कर दी। और बहुत से ऐसे भी बाप हैं फिल्म इंडस्ट्री में जिनके बेटे फिल्मों में आए और कुछ नाकाम रहे, कुछ कामयाब हो गए। लेकिन आप वाहिद ऐसे फ़नकार रहे जिन्होंने वालिद साहब के मयार को बरकरार रखा अपने, जो उनका नाम था फिल्म इंडस्ट्री में। अपना ऐसा काम करके आपने दिखाया कि उनका नाम नीचे नहीं होने दिया आपने।
तो क्या आप जब फिल्मों में आए तो आपने ये सोच रखा था, माइंडसेट था आपका कि मेरे वालिद इतने बड़े स्टार हैं और हर कोई उनकी तारीफ़ करता है, तो मैं भी ऐसा करूं कि कम से कम उनके मयार का तो नहीं लेकिन उनकी बराबरी पे आ सकूं? देखिए, ये चीज़ इंसान के खून में होती है। जी बिल्कुल। इंसान चाहे न चाहे बहुत कुछ अपने वालिदैन से हासिल करता है, जी ज़्यादातर अपने पिता से। बिल्कुल। तो जो चीज़ें उनसे सीखी थी उनमें से एक थी कि कभी हार नहीं माननी, वो लगे रहो, मुन्ना भाई वाली फिलॉसफी थी उनकी। तो अगर किसी चीज़ को पकड़ा, वो कहते थे, तो उसको जितनी अच्छी तरह कर सकते हो करो। मेहनत, मजदूरी, मशक्क़त, ये उनका एक उसूल था। वैसे भी मार्क्सिस्ट थे जी, बड़ी इज़्ज़त और कदर करते थे मेहनत कश इंसान की। जी तो ये कुछ चीज़ें उनसे सीखी थी। फिर एक्टिंग में भी उनकी तरफ देखकर उनके साथ एक दो फिल्मों में काम करने का मौका मिला। तो दो चार चीज़ें जो उनसे सीखी हमने, उनसे बड़ा फ़ायदा हुआ। मगर ये कहना कि मैं उनकी बराबरी कर सकता हूँ, या मैं तो कहता हूँ कि मैं तो उनके घुटने तक नहीं आ सकता, वो तो बहुत महान कलाकार थे। आई एम नथिंग। बिल्कुल। बस ये है कि झंडा जब अपने हाथ में आया तो मैंने कहा कि उनका नाम बदनाम नहीं करना। जी बिल्कुल। बस जितनी अच्छी तरह से हो सके काम किया जाए। तो आपकी जब पहली फिल्म आई अनोखी रात में आपने काम किया, या पवित्र पापी में आपने काम किया, तो कुछ फीडबैक मिले वालिद साहब से कि बहुत अच्छा किया बेटा, आगे बहुत अच्छा कर सकते हो? हमेशा बस सराहते ही रहते थे। जी जब पहला शॉट मेरा उनके साथ हुआ तो मुझे याद है, मेरी बोलती बंद हो गई, मैं बोल नहीं सका, मुझसे डायलॉग ना निकले क्योंकि सामने पिताजी खड़े हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने डायलॉग बोला और मुझे मालूम था कि मैंने अच्छा शॉट नहीं दिया। मगर वो हमेशा यही कहते थे, अरे बेटा यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्यों भाटिया जी, शॉट कैसा दिया मेरे बेटे ने? बढ़िया शॉट दिया, वेरी गुड। तो वो मतलब उनका प्रोत्साहन हमेशा हमारे साथ था, हमेशा हमें इनकरेज करते रहे। यानी बहुत कुछ सीखने को मिला आपको? बहुत कुछ, बहुत कुछ। कैमरा क्या चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो कहते थे कि एक्टिंग इज़ नॉट एक्टिंग। जहाँ एक्टिंग दिखाई दे जाए आदमी की स्क्रीन पे, तो वो एक्टिंग नहीं है। एक्टिंग इज़ बिलीविंग। जो कर रहे हो उसमें यकीन रखो, विश्वास करो कि तुम कौन हो, कहाँ हो, कब हो, किस वक्त हो, क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारा क्या रिश्ता क्या है दूसरे कैरेक्टर से। गेट इनटू योर कैरेक्टर। वो खैर उनकी तरह तो मैं नहीं कर सका क्योंकि वो तो बिल्कुल किरदार के साथ एक हो जाते थे। काबुली वाला, ये अमेजिंग। उनका तो काम तो आज तक मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को समझ आता है। बिल्कुल। 2 बीघा ज़मीन आप देख लीजिए। 2 बीघा ज़मीन, वो उनका तो जवाब नहीं था। ही वॉज मैं कहता हूँ वो महापुरुष थे जो कहते, इट इज़ वेरी ग्रेट। और उनके एक बात ज़रूर कहा करते थे मुझे, कि मैंने पूछा उनसे एक बार कि ये गज़ब हो गया, मुझे एक्टर बना दिया लोगों ने, कुछ सिखाइए मुझे। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि बेटे एक बात याद रखना, अ गुड एक्टर इज़ अ गुड मैन। पहले एक अच्छे इंसान बनो, अच्छे एक्टर खुद ब खुद बन जाओगे। तो ये बात मैंने जहन में हमेशा रखी कि उनकी तरह अब जो भी उनके बारे में, आप भी, मैं उनके बारे में किताब लिख रहा हूँ, लिखी गई है जी, वो पब्लिश हो रही है अगले महीने या सितंबर में। तो अभी जिससे भी बात करता हूँ वो यही कहते हैं कि यार इंसान बहुत बढ़िया थे वो। जी लोगों के बारे में उनके दिल में बड़ी हमदर्दी थी। अभी संजय खान साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा 2 शब्द कह दो उनके बारे में, वो किताब में छापना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा शख्स हुआ ही नहीं। मैं बीमार पड़ा, पहली फिल्म थी मेरी, तो उन्होंने ऐसे मेरे तीमारदारी की, बैठे रहे मेरे साथ, 2-3 उठे ही नहीं, मुझे दवाई देते रहे, रात भर जागते रहे। तो ही वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। बहुत अच्छे इंसान थे वो, बिल्कुल। और वो उनके चेहरे से झलकता था स्क्रीन पे भी। और किसने उस दिन कहा, हाँ इसका मेरी किताब का जो फॉरवर्ड है उसको क्या कहते हैं उर्दू में, आई डोंट नो, जो पहला शब्द है, जुमला मतलब एक पहला जो चैप्टर है जी, फॉरवर्ड कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो अमिताभ साहब ने लिखा है। अच्छा।
तो वो बड़े अमिताभ के को बहुत चाहते थे, वो उसके वालिद साहब के बड़े, वो हरवंश राय बच्चन के बहुत बड़े फ़ैन थे। और बच्चन साहब ने कहा था अमिताभ को जाके मिलो पहले सानी साहब से और फिर फिल्मों में आओ। तो उसने उसमें फॉरवर्ड में लिखा है कि लोगों को पूछो तो वो कहते थे कि वो जैसे जो भी बोल रहे हैं स्क्रीन पे वो ऐसे ही लगता कि डायलॉग बोल रहे हैं, वो सच्ची बात कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं। तो जो भी डायलॉग होते थे, जितने भी फिल्मी क्यों ना हो, उनकी डिलीवरी ऐसी होती थी कि बिल्कुल लगता था नेचुरल, स्वाभाविक लगते थे बिल्कुल। बिल्कुल, और यही वजह रही कि उनको मेथड एक्टर भी कहा जाता था कि मेथड एक्टर तो वो थे ही। मेथड एक्टिंग क्या है जी, दिस इज़ मेथड एक्टिंग, टू नॉट एक्ट बट टू बिलीव कि जो तुम कर रहे हो उस पर पूरा यकीन हो कि भाई ये कौन है, मैं कहाँ हूँ, अच्छा अभी सुबह है, ये रात का सीन है, मेरा क्या रिश्ता है इसके साथ, इसको मैं चाहता हूँ कि नहीं चाहता, ये सब पूरा वो कहते थे मेक अ मैजिक सर्कल। वो अपना मैजिक सर्कल बना लेते थे। उसके बाद वो कहते थे कि मुझे दिखाई नहीं देता आसपास कौन है, डायरेक्टर कौन है। और वो आर्टिस्ट जो है, अब अगर वो किसी आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं तो भूल जाते थे कि ये सुनील दत्त है या दिलीप साहब है। तो बस वो समझते थे भाई वही कैरेक्टर है जो है ये लाइफ में, जो जिसकी किरदार कर रहा है ये। जी, बहुत मेहनत मजदूरी करते थे, एक एक रोल को जाके पहले लोगों से मिलते थे, स्टडी करते थे, होमवर्क करते थे, बोलने का अंदाज़, देखने का अंदाज़, चलने का अंदाज़, कोई एक मॉडल रख लेते थे, उसके मुताबिक फिर रोल करते थे जी, जो कि हम आज लोग नहीं करते नहीं करते। आप कितनी सर मेहनत, आपने इतना सब कुछ सीखा होगा वालिद साहब से। मैं उनके साथ मेरी तुलना करना ही बहुत बड़ा अन्याय है जी, क्योंकि वो आसमान में थे और मैं तो ज़मीन पे हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। जी, बिल्कुल ठीक कहा। तो किरदार जब आपको मिलते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के किरदार आपने अदा किए हैं फ़िल्मों में, आप कितनी मेहनत करते थे किरदार में उतरने के लिए, किरदार को अपने अंदर ढालने के लिए? उनकी तुलना में कुछ भी नहीं। आई नीड टू कन्फेस, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती कि मैं जितनी मेहनत वो करते थे वो आजकल बहुत कम लोग करते हैं। जी, बिल्कुल। मैं जानता हूँ कि आमिर ज़रूर करता है, अमिताभ ज़रूर करता है, अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख को मैंने देखा है कि वो भी बहुत, सलमान तो खैर है ही स्टार, हो जो भी करे ही इज़ लव्ड, आई वर्क विद हिम ऑल्सो। मगर ये देखा है मैंने कि ये 2-3 लोग हैं जो कि एकदम कैरेक्टर में घुस जाते हैं। मैं अब भी ज़्यादा दिलचस्पी लिखने में, पढ़ने में, लिटरेचर और डायरेक्शन में, मुझे ज़्यादा एडिटिंग में मेरा ज़्यादा शौक़ है। जी, एडिटिंग जो होती है, कहाँ काटना है शॉट, कहाँ क्लोज़अप, कहाँ लॉन्ग शॉट, कहाँ मिड शॉट, कहाँ पैनिंग, इसमें क्योंकि सीखा वही हूँ मैं। एक्टिंग तो ऐसे करता हूँ मैं कि याद कि भाई आगे मिल गई चीज़ तो करनी पड़ेगी, अब करो तो अच्छी तरह से करो ताकि लोग गालियाँ ना दें। अच्छा, उर्दू की अगर हम बात करें, माशाल्लाह उर्दू बहुत अच्छी है, आपके वालिद साहब की बहुत अच्छी थी। मेरी उर्दू अच्छी नहीं, उन सब की अच्छी थी क्योंकि वो जहाँ से आए थे वहाँ पे ज़्यादा उर्दू का प्रचार था। जी, उर्दू ज़्यादा बोलते थे वो। अभी धर्मेंद्र जी हैं, वो तो डायलॉग भी उर्दू में पहले लिखते फिर याद करते। तो जो लोग उधर से आए थे वो हिंदी उनकी बड़ी वो थी, वो ज़्यादा उर्दू शुर्दू का वो था सिलसिला वहाँ पे, इसलिए ज़्यादा अच्छी बोलते थे। क्योंकि आप बाहर पढ़ के रशिया से आए और फिल्मों में, क्योंकि उस वक्त गाने भी उर्दू में लिखे जाते थे या शायरी होती थी या डायलॉग कुछ ऐसे उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था, तो कभी आपको मुश्किल हुई या बहुत आसानी देखो से? बेटा, बात क्या है, रिजवान साहब, ये मैंने पहले भी कहा कि यहाँ भेड़ चाल है। जी, जिस रोल में आप कामयाब हो गए फिर लोग मुसलसल उसी रोल में आपको रिपीट करते रहते। हमारा एक सीरियल था गुल गुलशन गुलफाम, वो तकरीबन 3-4 साल चला और सारे हिंदुस्तान में उसका नाम रोशन हो गया। बहुत फैंटास्टिक सीरियल था वो। अब वहाँ पे मुझे उर्दू बोलने में बड़ी दिक्कत हो, वहाँ लोग मुझे तलफ़्फ़ुज़ वगैरह समझाते थे कि बेगम नहीं बेगम कहो वगैरह वगैरह। मगर वो 4 साल मश्क जो हुई हमारी, वो वेद राही साहब ने लिखी थी, वो सीरियल के डायलॉग लिख रहे थे अपना प्राण किशोर कौल, ग्रेट उर्दू स्कॉलर। तो वो 4 साल बोलते बोलते उसके बाद देखा कि मुझे रोल ही ऐसे मिल रहे हैं मुसलमानों के,
यहाँ पे ये तो भेड़ चाल है कि यार ये तो, मुझे तो उस सीरियल के बाद अमेरिका से मुसलमानों की चिट्ठी आने लगी कि मुसलमान हो तो आप जैसा, अभी मैं क्या उनको मैं कहूँ यार मैं तो काफिर हूँ तो माने ना जी। आप तो नमाज बड़ी अच्छी पढ़ते हैं, आप बोलते बड़ा अच्छा है, तो दिखते भी बिल्कुल वैसे ही हैं। अरे यार मैंने कहा मैं बिल्कुल काफिर हूँ, आई एम हिंदू, मगर वो क्या है कि वो फिल्म लाइन में जिस रोल में आपको कास्टिंग कर दी तो वो उस पर कास्टिंग करते रहते हैं। बाद में मुझे जो भी रोल मिले इस किस्म के ही मिले, उसकी वजह से उर्दू में फिर रवानगी आ गई। और फिर हमारी फिल्मों में शुद्ध हिंदी बहुत कम बोली जाती है, बिल्कुल। ज़्यादातर हिंदुस्तानी का दौर है कि आधी उर्दू आधी हिंदी ऐसा चलता है, जो कि जिसको वालिद साहब पसंद कहते थे कि देयर इज़ नो सच थिंग एज़ हिंदी एंड उर्दू, देयर इज़ हिंदुस्तानी। तो दोनों जो ज़बानें हैं उनमें से जो बेहतरीन अल्फाज है वो लेके अगर इनका मिश्रण किया जाए तो फिर अच्छी ज़बान बनती है। जी, हिंदुस्तानी लैंग्वेज बन जाती है। ये बताइए सर कि जो पवित्र पापी आपकी फ़िल्म बहुत हिट रही और उसके बाद एक उसका ख़ास तौर पे एक गाना किशोरदा की आवाज़ में बहुत मशहूर हुआ था, तो उसके बाद कैसा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, या आपको कितनी अच्छी और फिल्में मिलने लगी, या उससे पहले तक फिल्में इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी क्योंकि आप डायरेक्शन में आना चाहते थे, लेकिन इत्तेफाकन वो फिल्म बहुत बड़ी हिट रही उस वक्त की, 1970 की मेरे ख्याल से। देखिए उस फिल्म में मेरा नॉर्मल जो हीरो होते हैं फिल्मों में, जो गाने वाने गाते हैं और इश्क मोहब्बत में मुब्तला रहते हैं हीरोइन के साथ, उन रोलों में मैं कभी कामयाब नहीं हुआ। रोमांटिक हीरो के हाँ, रोमांटिक हीरो में मैं कभी कामयाब नहीं हुआ। मुझे ज़्यादातर वो रोल जो थे जो कि कैरेक्टर रोल्स थे उसमें मेरी ज़्यादा फॉलोइंग थी। तो पवित्र पापी वॉज अ कैरेक्टर टाइप ऑफ रोल, इट वॉज नॉट अ रोमांटिक लीड। और उसके बाद फिर जो नया दौर शुरू हुआ वो यश चोपड़ा जी की फिल्म से, कभी कभी से उन्होंने फिर मुझे एक फादर का रोल दिया। फिर उसके बाद काला पत्थर, दूसरा आदमी, ये फिल्में फिर उसमें फिर मैंने महसूस किया कि आई एम डूइंग द रोल्स आई वांट टू डू। तो ये नए दौर की जब आपने बात की तो एक दौर वो था जब बहुत अच्छी साफ़ सुथरी फिल्में, बहुत अच्छी कहानी होती थी। आज ट्रेंड भी बदल चुका है और व्यूवरशिप पैटर्न भी बदल चुका है, नज़रिया भी बदला है, टेक्नोलॉजी भी बदल चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि आज फिल्में कुछ हद तक अच्छी बन रही हैं? नहीं, ये मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से कि लोग कहते हैं पुराने ज़माने में पिक्चरें बड़ी अच्छी बनती थी, आजकल नहीं बन रही। उस ज़माने में भी बहुत ज़्यादा ट्रैश बनती थी, गंदी फिल्में बनती थी, मगर वो लोग भूल जाते हैं उनको, सिर्फ अच्छी पिक्चरें याद रहती हैं। आजकल देखो बहुत बढ़िया फिल्में बन रही हैं जनाब। अब देखो राजू हिरानी साहब, उनकी 3 फिल्मों में काम किया मैंने, लगे रहो, मुन्ना भाई, फिर एक 3 इडियट्स, फिर पीके, बहुत उम्दा फिल्में हैं हुजूर। बल्कि उस ज़माने में 3 इडियट्स टाइप की फिल्म कोई बनाता ही ना। फिर हाल ही में मैंने कुछ 2-4 साल हुए मैंने देखी थी ये भाग मिल्खा भाग जी, बड़ा फैंटास्टिक फिल्म, क्या रोल किया उस शख्स ने। फरहान को मैंने मैसेज किया, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है। फिर ऐसे ये कहना कि अब पिक्चरें ख़राब बन रही हैं और उस ज़माने में अच्छी बन रही थी, अब भी ट्रैश बन रहा है, तब भी ट्रैश बन रहा था जी। सिर्फ ये चंद फिल्में याद रहती हैं जो वाकई अच्छी बनती हैं। हाँ, अभी 2 बीघा ज़मीन के ज़माने में जो फिल्में बनी थी कितनी आपको याद है, या काबुली वाला, आउटस्टैंडिंग फिल्म्स।